दोस्तों, पश्चिमी एशिया में मौजूद इराक एक ऐसा राष्ट्र है जो इतिहास और भौगोलिक महत्व से ओतप्रोत है। इस जगह को पहले मेसोपोटामिया भी कहते थे, जिसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। यहाँ दो इंपॉर्टेंट नदियां बहती है। एक है दजला, जिसको टिग्रिस कहा जाता है, और एक है अल फुरात, जिसको यूफ्रेटिस भी कहा जाता है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि यह जो जगह है, ये उन जगहों में से एक है जहां पर पहली बार इंसान ने खेती करना और सभ्यता बसाना सीखा था। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी नदियां यहाँ आती है तो यहाँ पर जलोढ़ मैदान भी होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी, और यही कारण है कि सभ्यता यहाँ पर बस पाई। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करें तो 29 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये मौजूद है, और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 39 डिग्री ईस्ट से लेके 49 डिग्री ईस्ट के बीच में ये मौजूद है। इस हिसाब से इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 4,38,314 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये लगभग ईरान से एक चौथाई है, यानी कि ईरान इससे लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर भौगोलिक सीमा और पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इराक की जमीनी सीमा लगभग 6 देशों के साथ लगती है। उत्तर में तुर्की के साथ लगभग 352 किलोमीटर, पूर्व में ईरान के साथ लगभग 1458 किलोमीटर जो सबसे लंबी है, पश्चिम में सीरिया के साथ लगभग 605 किलोमीटर और जॉर्डन के साथ 181 किलोमीटर, दक्षिण में सऊदी अरब के साथ लगभग 814 किलोमीटर और कुवैत के साथ 240 किलोमीटर। इस तरीके से इसकी टोटल जमीनी सीमा लगभग 3650 किलोमीटर हो जाती है। 6 देशों के नाम याद रखना: तुर्की, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और कुवैत। बात करें तट रेखा के बारे में तो देखो, इसकी तट रेखा बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही समुद्र से लगती है और वो है फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ के साथ। और इसकी सीमा कितनी लंबी है? लगभग 58 किलोमीटर की है। इससे ये बात पता चलती है कि इराक के कच्चे तेल के निर्यात के लिए ये एकमात्र जरूरी समुद्री रास्ता हो जाता है, जो इसको असमान रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये रास्ता इराक के लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये बात भी पता है कि यही रास्ता आगे जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ता है, यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ता है। बात करें इराक की राजधानी के बारे में तो इराक की राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर है बगदाद, जो उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का एक ऐतिहासिक और समकालीन केंद्र है। मैं आपको बता दूं कि जो बगदाद है वो दजला नदी के किनारे पर ही स्थित है, और ये बहुत ही रणनीतिक स्थिति है। यही कारण है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये इतना विकसित हो पाया है। याद रखना, जहाँ जल है वहीं कल है। अब अगर हम इराक की स्थलाकृति की बात करें, उसके लैंडस्केप की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे और उपजाऊ जमीन भी देखने को मिलेंगी। उपजाऊ जमीन तो आपको पता है कि यहाँ पर दो नदियां जो है वो बह के आती हैं, तो उस वजह से यहाँ पर उपजाऊ जमीन है। बात करते हैं यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो देखो, इराक का लगभग 30% हिस्सा जो है वो पहाड़ी है और पहाड़ों से बना हुआ है। स्पेशली अगर आप उत्तर की और उत्तर पूर्व के हिस्से की बात करोगे तो ये पूरा हिस्सा जो है उच्च भूमि कहलाता है। उच्च भूमि यानी कि पहाड़ों वाली भूमि। यहाँ पर कुछ एक प्रमुख चोटियां हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। एक है चीखादार, ये जो है इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 3611 मीटर है, यानी कि 11,000 फीट से भी ज्यादा है। यह जागरोस पर्वत में विशेष रूप से कुर्दिस्तान क्षेत्र के अंदर मौजूद है, तो इस जगह को आपको याद रखना है। चीखादार पे जो जो लोग चढ़ने जाते हैं उनके लिए ये जगह बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये सीमा के पास मौजूद है। यहाँ पर आपको बारूदी सुरंगें देखने को मिलेंगी और तस्करों की उपस्थिति भी होती है। यही कारण है कि जब भी कोई चढ़ने जाता है तो कुर्द सेना उसको गाइड करती है। तो इस जगह को आपको याद रखना है। दूसरा है हलगुर्द पर्वत, जिसको हॉलगॉड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 3607 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। खास बात यह है कि ये जो हलगुर्द है ये इराक के भीतर पूरी तरीके से स्थित एक ऊंचा पर्वत है। यानी कि अगर आप चीखा की भी बात करोगे तो चीखा का थोड़ा हिस्सा बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन ये पूरी तरीके से इराक के अंदर है। चीखादार से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जाओगे तो आपको हलगुर्द मिल जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है। और इसके बाद आता है आपका कोसरत पर्वत। कोसरत पर्वत कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया प्रांत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1565 मीटर है, यानी कि 1565 मीटर ये ऊंचा है। अगर आप दुकान गांव और दुकान झील के दृश्यों को देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चढ़ जाइए, मतलब अच्छा खासा इससे दृश्य आता है। चीखादार के समान यहाँ पर भी चढ़ने के लिए आपको गाइड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ एक और उल्लेखनीय पहाड़ हैं, जैसे माउंट कोरेक जो कि 2107 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा हाजी इब्राहिम जो कि 3586 मीटर ऊंचा है। तो इन पर्वतों को भी आप याद रख सकते हो। तो ये है प्रमुख चोटियां जिनसे कि सवाल बन सकता है। बात करें यहाँ की प्रमुख नदी प्रणालियों के बारे में तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक तो है दजला और एक है फरात नदी, जिसको अल फुरात भी अपन कहते हैं।
फरात की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है और दजला की बात करें तो ये लगभग 1850 किलोमीटर है। इराक की दोनों ही प्रमुख नदियां हैं। दोनों ही नदियां पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाती हैं, जिनके उद्गम स्थल तुर्की और सीरिया में स्थित है। ये जो नदियां हैं ये मध्य और दक्षिण पूर्वी इराक में जलोढ़ मैदान बनाती है, जो कि उपजाऊ मैदान होते हैं, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें तुर्की और ईरान में पिघलने वाली सर्दियों की बर्फ से पानी मिलता है, जो इराक की कृषि के लिए जरूरी हो जाता है, मतलब उसकी कृषि का समर्थन करता है। इसलिए ये दोनों नदियां कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा भी लगभग 3 इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ बहती हैं। एक तो है दियाला नदी, जो कि 446 किलोमीटर लंबी है और ईरान के साथ साझा होती है। दूसरी है लोअर जाब, जिसको लिटिल जाब के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 401 किलोमीटर लंबी है, ईरान के साथ साझा होती है। और आखिर में आती है ग्रेट जॉब, जो देश से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये 5 नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए: फरात, दजला, दियाला, लोअर जाब और ग्रेट जाब। बात करें इराक के रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में, तो देश में जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग है वह पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ है। यह लगभग 1,68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिमी रेगिस्तान को सीरियाई रेगिस्तान का विस्तार माना जाता है, जो सीरिया में फैला हुआ है उसी का विस्तार इसको माना जाता है। और जो दक्षिणी रेगिस्तान है उसके 2 हिस्से किए गए हैं, 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो है अल हजरा, जिसको पश्चिमी भाग आप कह सकते हो। ये जो है चट्टानी रेगिस्तान है, इसमें आपको घाटियां, लकीरें और अवसाद देखने को मिलेगा। और दूसरा है अल तिब्तिया, जिसको पूर्वी भाग आप कह सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा रेत देखने को मिलेगी, झाड़ियां देखने को मिलेगी। तो रेतीला रेगिस्तान है ये, वो चट्टानी है, ये रेतीला है, तो इसे आपको याद रखना है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इराक की, तो कुर्दिस्तान की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुर्दिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट में फैला हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। तुर्की, आर्मेनिया, सीरिया, इराक और ईरान में कुछ हिस्सों के अंदर फैला हुआ है ये। अगर आप तुर्की देखोगे तो पूर्वी तुर्की के अंदर आपको उत्तरी कुर्दिस्तान देखने को मिलेगा। उत्तरी सीरिया देखोगे, मतलब सीरिया का उत्तरी भाग देखोगे, तो पश्चिमी कुर्दिस्तान देखने को मिलेगा। पश्चिमी ईरान देखोगे तो पूर्वी कुर्दिस्तान देखने को मिलेगा। और आखिर में उत्तरी इराक देखोगे, मतलब इराक का उत्तर वाला हिस्सा देखोगे, तो यहाँ आपको इराकी कुर्दिस्तान या दक्षिणी कुर्दिस्तान देखने को मिलेगा। तो इस पूरे क्रम को आपको याद रखना जरूरी है कि कुर्दिस्तान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। बात कर लेते हैं इराक के प्रमुख तेल क्षेत्रों के बारे में। तो कुछ एक जरूरी तेल क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले आता है रुमेला, जो पूरे इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। रोज का लगभग 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकलता है यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा आता है पश्चिमी कुरना, ये जो है 5,60,000 बैरल प्रतिदिन निकालता है। तीसरा है किरकुक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, उत्तरी इराक के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है जुबैर, जो कि दक्षिणी इराक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आखिर में आपको देखने को मिलेगा हल्फया। ये पांचों ही क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र हैं इराक के, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाता है इराक का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।